हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने नियरली हाफ ऑफ द पेपर या उससे थोड़ा सा कम पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। सो इन दिस पेपर वी विल कंटिन्यू द सोल्यूशन ऑफ VZYC 3 दिसंबर 2024 का पेपर। तो यहाँ तक का पेपर बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। सक्सेशन ऑफ किडनीज पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। तो जब फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस होता है उस टाइम में इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वेटिक टेल टैडपोल लार्वा टू टेरेस्ट्रियल अडल्ट फॉर्म। जो लार्वल फॉर्म है जब वो अडल्ट फॉर्म में चेंज हो रही है तो उस टाइम में ग्रेजुअल ट्रांजिशंस आ रही हैं, छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। और इन चेंजेस को बेटा हमने तीन कैटेगरीज में डाल दिया, इकोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजिकल चेंज एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। इकोलॉजिकल चेंज जो हैबिटेट के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल जो उसकी मॉर्फोलॉजी बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो रहा है, और फिजियोलॉजिकल चेंज जो बॉडी के फंक्शंस के बेसिस पे हो रहे हैं। इकोलॉजिकल चेंजेस में द हैबिटेट ऑफ टैडपोल लार्वा इज फ्रेश वाटर वेयर एज द एडल्ट फ्रॉग इज लैंड ड्वेलिंग। तो जो लार्वा है वो वाटर में रहता है, एक्वेटिक होता है, लेकिन जो फ्रॉग है वो धीरे धीरे करके लैंड पे आता है, तो उसका हैबिटेट ट्रांजिशन हो रहा है। टैडपोल जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। हॉनी बीक एंड टीथ हेल्प इन ग्रास्पिंग अवे द प्लांट टिश्यूज। फ्रॉग इज कार्निवोर्स फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी। पहला हैबिटेट से रिलेटेड कि लार्वा एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड ड्वेलिंग होते हैं। लार्वल या टैडपोल फॉर्म जो होती है वो हर्बीवोरस होती है, वेयर जो अडल्ट फ्रॉग्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं या ओमनिवोरस होते हैं। Morphological changes during metamorphosis are of three types: regressive changes, progressive changes and remodeling changes। तो रिग्रेसिव चेंजेस में बेटा कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गन्स या कुछ जो फंक्शंस है वो बॉडी के अंदर होना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव चेंजेस कुछ के अंदर हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगी, कुछ नए नए ऑर्गन्स या नई नई डेवलपमेंट। और रीमॉडलिंग मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स जो लार्वल स्टेज में भी थे वो टैडपोल अडल्ट स्टेज में भी रहेंगे, लेकिन उनके अंदर चेंजेस आएंगे। तो रिग्रेसिव चेंजेस, द ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स नेसेसरी ड्यूरिंग लार्वल लाइफ बट रिडंडेंट इन अडल्ट आर ग्रेजुअली रिड्यूस। तो कुछ ऐसे पार्ट्स जो लार्वल लाइफ के लिए चाहिए लेकिन अडल्ट फॉर्म के लिए नहीं चाहिए, अल्टीमेटली डिसअपियर इन अडल्ट। जैसे कि रिजॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग टेल, कॉर्डल फिन, एक्सटर्नल गिल्स एंड वेंट्रल सकर्स टेक्स प्लेस। तो बेसिकली लॉन्ग टेल, कॉर्डल फिन, एक्सटर्नल गिल्स और वेंट्रल सकर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक लाइफस्टाइल के लिए तो चाहिए लेकिन टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के लिए नहीं चाहिए। उसी तरह गिल क्लेफ्ट्स भी बंद हो जाते हैं। पेरी ब्रांकियल कैविटीज आर लॉस्ट। हॉनी टीथ एंड हॉनी लाइनिंग ऑफ जॉज आर शेड, क्योंकि हॉनी टीथ होने चाहिए थे, प्लांट को हर्बीवोर्स थे वो लार्वल फॉर्म में, इसलिए क्लोकल ट्यूब्स गेट रिड्यूस, लेटरल लाइन ऑफ लार्वा डिसअपियर्स, आयोटिक ऑर्ग गेट मॉडिफाइड ड्यू टू रिड्यूस ब्रांकियल आर्टरीज। प्रोग्रेसिव चेंजेस में कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं ड्यूरिंग या फिर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। दीज इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स। तो लिम्स की जो डेवलपमेंट हो रही है, मिडल ईयर की डेवलपमेंट होना फेरेंजियल पाउच से, टिम्पैनिक कार्टिलेज या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर की जो मेम्ब्रेन्स है वो डेवलप हो रही है, हायोड एपरेटस डेवलप हो रहा है, the tongue which develops from the floor of the from the pharyngeal arc to support the tongue which develops from the floor of the mouth. The eyes protrude on the dorsal face of the head developing eyelids and nictitating membrane। तो eyes develop हो रही हैं, eyes के अंदर जो है eyelids develop हो रही हैं और nictitating membrane develop हो रही है। अब आ जाते हैं remodeling of existing larval structures with some structures which function both in larval and adult form but undergo remodeling during metamorphosis। These involve basically स्किन, इंटेस्टाइन एंड ब्रेन। तो तीन ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पे मॉडिफाई हो रही है। द स्किन थिकन एंड बिकम मल्टी लेयर्ड विद म्यूकस एंड सेरस ग्लैंड्स सो दैट इट रिमेन मॉइस्ट। स्किन जो है वो थिकन हो रही है, उसके ऊपर ग्लैंड्स डेवलप हो रही है। स्किन एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड पैटर्न ऑफ पिगमेंटेशन। द आउटर लेयर बिकम केराटिनाइज मतलब केराटिन की लेयर आ जाती है जिससे वो थोड़ी स्मूथ और स्लाइमी हो जाती है। द लॉन्ग एंड कॉइल्ड इंटेस्टाइन शॉर्टन्स। मीजोनेफ्रिक किडनी डेवलप्स फ्रॉम प्रोनेफ्रिक किडनी। तो जो प्रोनेफ्रिक किडनी है वो डेवलप होकर क्या बन जाती है, मीजोनेफ्रिक किडनी। हार्ट बिकम्स 3 चेम्बर्ड फ्रॉम द अर्लियर 2 चेम्बर्ड हार्ट। हार्ट जो है वो 2 चेम्बर्ड से 3 चेम्बर्ड हो जाता है। लिवर और पैनक्रियास फंक्शनल हो जाते हैं और ब्रेन जो है वो और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक चेंजेस। अगर ऑब्वियसली रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव के सारे चेंजेस को याद रखना ईजी नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते, मतलब हम उसको थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। नेक्स्ट है बायो
बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है। बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हम क्या देख रहे हैं, टैडपोल लार्वा आर मोनोटेलिक excreting nitrogenous waste as ammonia, which can easily be disposed of by diffusion in the aquatic medium. After metamorphosis, adult frog become urotelic, मतलब कि वो यूरिया secrete करते हैं। बेटा वैसे भी जो aquatic organisms होते हैं ना, वो अमोनिया excrete करते हैं। तो टैडपोल या लार्वल फॉर्म जो थी वो aquatic थी, तो उस टाइम पे जो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट excrete आउट होता था वो अमोनिया की फॉर्म में होता था। लेकिन जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रॉग डेवलप होता है, तो वो यूरिया excrete करते हैं। These changes occur when the liver starts producing appropriate enzyme for the urea cycle. Larval eye pigment porphyropsin is replaced by rhodopsin. Respiratory pigment larval hemoglobin की जगह आ गया adult hemoglobin. The site of erythropoiesis मतलब कि जहाँ blood formation होता है changes from liver to bone marrow and spleen. पहले जो ब्लड फॉर्मेशन है वो लिवर में हो रही थी, लेकिन उसके बाद अडल्ट फॉर्म में कहाँ हो रही है, बोन मैरो और स्प्लीन में। वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर सिक्रीटेड। एमीबॉइड मैक्रोफेजेस बाय फैगोसाइटोसिस ब्रिंग अबाउट ऑटोलिसिस ऑफ लार्वल ऑर्गन्स लाइक गिल्स एंड टेल्स। बॉडी के अंदर जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है उसकी वजह से कुछ कुछ लार्वल ऑर्गन्स जो हैं वो ऑटोलाइज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। Shrinkage of body occurs because of suspended feeding and loss of some parts like tail and gill. बॉडी का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऑर्गन जैसे टेल, गिल्स वगैरह जो है वो सस्पेंड हो गए बॉडी से। एज अ रिजल्ट डी ग्रोथ या रिडक्शन इन बॉडी मास अकर्स। हेड एंड ट्रंक बिकम स्मॉल इन अडल्ट। तो ये चेंजेस थे बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप बड़ा आंसर नहीं लर्न कर सकते तो आप यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हो, जिसके अंदर इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आप हैबिटेट शिफ्ट, डाइटरी शिफ्ट, बिहेवियरल शिफ्ट या रेस्पिरेशन के बारे में बता सकते हो। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हम लिम्ब के बारे में बता सकते हैं, टेल रिजॉर्प्शन, गिल्स एंड लंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, आईज में, और बाकी क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ अ बेसिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो से फिर डेवलप होती है लार्वल फॉर्म। लार्वल फॉर्म धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते हैं और बेटा वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। So moving to the next question, explain the hormonal control of metamorphosis of frog with the help of flowchart. मेटामॉर्फोसिस पे वैसे हमने पूरी एक वीडियो करी हुई है जिसके अंदर हमने हार्मोन्स का जो रोल होता है वो भी डिस्कस करा हुआ है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में वो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ amnion एंड chorion इन amniotes एंड नोट ऑन द फंक्शन परफॉर्म बाय देम। ये भी बेटा जो हमने oogenesis की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसके एंड में हमने मैमल्स के अंदर तो देखा हुआ है या वर्टिब्रेट्स के अंदर देखा हुआ है कि amnion और chorion जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है और उनका क्या रोल होता है, बट स्टिल आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। द ओरिजिन ऑफ amnion एंड chorion इज कंसिडर्ड टुगेदर सिंस दे डेवलप साइमल्टेनियसली फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लोर। तो बेसिकली ये जो amnion और chorion है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं और ये कहाँ से डेवलप हो रही हैं, सोमैटोप्लोर से। अराउंड 30 hours of incubation, the extra embryonic somatoplour of the blastoderm arises up in the front of embryo as a fold. The fold grows and forms an arc over the embryo. तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे धीरे धीरे करके ब्लास्टोडर्म के आगे एम्ब्रियो में फोल्ड डेवलप होते हैं, वो फोल्ड धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं और आर्क बना लेते हैं। इट फॉर्म्स अ डबल सोमैटोप्लोरिक हुड कॉल्ड द सेफेलिक एमनियोटिक फ्लूइड। वो एक हुड की तरह बन जाते हैं जिसको हम क्या जिसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सेफेलिक एमनियोटिक फोल्ड। एज दिस फोल्ड ग्रेजुअली एक्सटेंड बैकवर्ड, इट्स कॉर्डली एक्सटेंड साइड लिम्स एंड लेटरल एमनियोटिक फोल्ड। अब पहले तो एम्ब्रियो के आगे की तरफ ये फोल्ड बना था, लेकिन धीरे धीरे ये फोल्ड जो है वो लेटरली ग्रो कर रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, सो एज द फोल्ड ग्रेजुअली एक्सटेंड बैकवर्ड्स, इट्स कॉर्डली एक्सटेंडेड साइड लिम्स कॉल्ड लेटरल एमनियोटिक फोल्ड आर्क ओवर द एम्ब्रियो फ्रॉम आइदर लेटरल साइड। तो साइड की तरफ से ये डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है। अ सिमिलर फोल्ड और एलिवेशन ओवर द टेल अपीयर्स कॉल्ड कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड। और यही जब पीछे टेल की तरफ ये फोल्ड एक्सटेंड करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल एमनियोटिक फोल्ड। ऑल दीज एमनियोटिक फोल्ड कवरेज एंड फ्यूज ओवर द एम्ब्रियो enclosing it within 2 sheets of somatic floor from all the side except the region of the yolk sac। तो जैसे एम्ब्रियो था ये फोल्ड आगे से स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेता है, सिर्फ एक रीजन को छोड़ के, योक स्टॉक को छोड़ के। ठीक है, फंक्शंस की बात करें अगर amnion और chorion के,
एमनियन, कोरियन एंड एमनियोटिक कैविटी का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को फ्रॉम डेसिकेशन एंड सडन टेम्परेचर चेंजेस। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है जो डेसिकेशन मतलब कि डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं और सडन एनवायरमेंटल चेंजेस से। एमनियोटिक फ्लूइड इज एन एफिशिएंट शॉक एब्जॉर्बर और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल शॉक से। शेल एंड शेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो को। Mesoderm of the amnion during later development form muscle cell which contract rhythmically, rocking the embryo with the amniotic fluid so as to prevent it from adhesion to the embryonic membrane। मतलब बेटा कि जो एमनियन है उसके अंदर जो लेयर होती है मीजोडर्म, तो मीजोडर्म धीरे धीरे करके डेवलप होती है और मीजोडर्म क्या डेवलप करती है? मसल सेल। तो मीजोडर्म से डेवलप होते हैं मसल सेल, और अगर मसल सेल्स है तो मसल सेल तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे ना। मसल सेल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, और मूव करने की वजह से वो बाहर की मेम्ब्रेन्स के साथ स्टिक नहीं होता। सो देर इज़ ऑल्सो लिटिल मोर डिस्क्रिप्शन, या वही डिस्क्रिप्शन है बट थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक द आंसर एज पर योर कन्वीनियंस। दिस इज़ द डायग्राम जहाँ पे हमें वो फोल्ड नज़र आ रहा है कि कैसे वो फोल्ड फ्रंट से होते हुए साइड तक डेवलप हो रहा है, लेकिन पीछे की साइड पे वो फोल्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 2 जेनेटिक डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम जेनेटिक डिफेक्ट की बात करें तो बेटा मेनली 3 से 4 जेनेटिक डिफेक्ट है जो बहुत कॉमन है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी ऑफ 21 है, मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी हो जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन इन विच देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल फेशियल अपीयरेंस, मस्कुलर हाइपोटोनिया, कॉग्निटिव डिले और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी होती है 18th क्रोमोसोम पे, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉपी कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर। इट गिव राइज टू सेवरल एबनॉर्मैलिटीज़ ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जिससे ग्रोथ रिटार्डेशन होती है और फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आती है, मतलब कि माइक्रोसेफेली आती है। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम जिसमें ट्राइसोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 13 की। तो बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम 18 की ट्राइसोमी को एडवर्ड सिंड्रोम, क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी को पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है 13 नंबर पे। इसकी वजह से कार्डियक अनोमलीज होती हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, वीकर मसल्स होती हैं, फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम एक्स की ट्राइसोमी, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स ना होकर ट्रिपल एक्स हो गए, तो वहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स आ गए। ठीक है, विच इज़ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल। सच फीमेल्स आर टॉलर देन द नॉर्मल, बिसाइड नो एबनॉर्मलिटीज आर सीन इन फिजिकल एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। उसके अलावा आ सकता है डबल वाई क्रोमोसोम। अगर मेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाए, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो इनमें भी यही होगा कि मेल जो होंगे वो टॉलर होंगे देन नॉर्मल मेल्स। एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं जैसे कि वीक मसल, कर्व फिंगर्स और कर्वेचर इन स्पाइन। नेक्स्ट है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है लेकिन मेल के अंदर। अब ये मेल के अंदर क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम आ गया। अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो ये ऑर्गेनिज्म विल डेवलप इनटू अ मेल, बट इट इज़ नॉर्मल एक्स वाई ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए इसको एक्स वाई, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। The affected males have small testes, produce less testosterone. Due to their sexual development is highly affected. They develop several feminine characteristics as well. नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है एक्सओ सिंड्रोम। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम है, मतलब इसमें अभी तक हमने देखा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहे थे, लेकिन ये कंडीशन है जहाँ पे क्रोमोसोम कम है। दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स इज एक्स ओ। हमने फीमेल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। सच फीमेल्स हैव शॉर्ट स्टेचर, मैनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज सच एज स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज एंड डिफेक्ट इन इंटरनल ऑर्गन्स। तो अगर हम, क्योंकि उन्होंने हमसे 2 पूछे, तो हम 2 से 3 के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स लर्न करेंगे, बट हाँ शॉर्ट के लिए मैंने आपको 4-5 बता दिए। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी होती है। द इंडिविजुअल हैज़ 3 कॉपीज, कंडीशन एज ट्राइसोमी। ये बेसिकली होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से जिस टाइम पे वो अलग अलग मूव कर रहे होते हैं उस टाइम पे एक साइड पे पूरा
पेयर ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है। दिस रिजल्ट इन जाइगोट विद अ टोटल ऑफ 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। फिजिकल फीचर्स क्या होंगे? फ्लैटेंड फेशियल प्रोफाइल होगी, आलमंड शेप आईज होंगी, शॉर्ट नेक, सिंगल डीप क्रीज अक्रॉस द पाम ऑफ द हैंड, जिसको हम सिमियन क्रीज भी बोलते हैं, मतलब कि हाथ के अंदर एक सिंगल बहुत डीप सी क्रीज होगी। एक कॉग्निटिव इम्पैक्ट, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं और डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं। हेल्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो हार्ट डिफेक्ट या थायराइड जैसे इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो ये बेसिकली अगर हीमोग्लोबिन को अफेक्ट कर रहा है तो मतलब ये बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प कर रहा है। सिकल सेल का मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पे जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना वो सिकल शेप के होते हैं। नॉर्मल आरबीसीज क्या होते हैं? बाइकॉनकेव शेप के होते हैं, लेकिन इस कंडीशन के अंदर आरबीसीज की शेप होती है सिकल शेप। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन इन द एचबीबी जीन। हीमोग्लोबिन की जीन में पॉइंट म्यूटेशन होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। द अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट द 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन। स्लाइट चेंज causes hemoglobin molecule to stick together, forming long rigid fibers and distort the RBC into सिकल और क्रिसेंट शेप। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ क्लस्टर अप हो जाते हैं जिसकी वजह से आरबीसी की शेप चेंज होके सिकल शेप या क्रिसेंट शेप हो सकती है। करेक्टर्स यहाँ पे अगर इसके हम फीचर्स देखें, सिकल शेप सेल कैन स्टक इन स्मॉल ब्लड वेसल, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो कर सकते हैं। अनीमिया हो सकते हैं क्योंकि ये फ्रेजाइल हैं, जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी कम होगा। प्रोटेक्टिव एडवांटेज ये है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया आर इम्यून टू मलेरिया, क्योंकि मलेरिया नॉर्मल आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है बट सिकल सेल आरबीसीज को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। अगेन यहाँ पे XXY कंडीशन है इंस्टेड ऑफ 46, जैसे कि XY की जगह यहाँ पर ट्राइसोमी है। द कंडीशन इज नॉट इनहेरिटेड बिकॉज बट अकर्स एट अ रैंडम जेनेटिक एरर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इन अ पेरेंट। दिस एरर इज नोन एज नॉन डिस्जंक्शन। एक्स क्रोमोजोम फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम जो था वो सेपरेट हो जाना चाहिए था पर वो सेपरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम चला गया। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेंगे? द मेल विल बी टॉलर देन द एवरेज मेल। मसल एंड बोन, रिड्यूस मसल मास होगा, डिक्रीज बोन डेंसिटी होगी। बॉडी शेप, ब्रॉडर हिप्स एंड हायर रिस्क ऑफ गायनेकोमेस्टिया, मतलब कि एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू। सेक्सुअल डेवलपमेंट, स्मॉल टेस्टिस, पीनिस और रिड्यूस फेशियल एंड बॉडी हेयर ड्यू टू लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है तो बेटा मेल, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से यहाँ पे फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी डेवलप हो गए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 2 डिफरेंट फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये टॉपिक हम दोनों कवर कर चुके हैं इन सेपरेट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ एनी 5 hormones secreted by anterior pituitary and write their function. This is already covered in previous year papers. Last question, write short note on any 2 of the following: embryonic induction, ऑटोफेजी, टाइप ऑफ वर्टेब्रे, ये भी हमने पहले कर लिया, ये हम ऑलरेडी डिफरेंट पेपर में कर चुके हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो देखते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द क्लोज रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स एडजेसेंट टू सेल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ द सेल बिहेवियर लाइक चेंज इन शेप, माइटोटिक रेट। इसका मतलब क्या है बेटा? जब सेल डेवलपमेंट हो रही है, अब एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन अगर किसी सेल के अंदर कुछ चेंज डेवलप हो रहा है उसके एडजेसेंट सेल की वजह से, मतलब एडजेसेंट सेल जो है वो कोई एक इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है नेबरिंग सेल पे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? सेल इंडक्शन। ठीक है, एक बार दोबारा से ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एम्ब्रियोनिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द क्लोज रेंज इन्फ्लुएंस ऑफ वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स ऑन एडजेसेंट सेल। तो एक सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं जब वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एडजेसेंट सेल पे, तो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं उनकी वजह से कुछ चेंज इंड्यूस हो रहा है एडजेसेंट सेल पे या सेल के बिहेवियर पे, तो उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। देयर आर एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स टू एवरी इंडक्टिव इंटरेक्शन, द इंड्यूसर एंड द रिस्पॉन्डर। ऑब्वियसली एक जो इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसर। एक जिसके अंदर वो इफेक्ट या चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्डर। तो इंड्यूसर क्या है? विच इज द टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस अ सिग्नल और सिग्नल दैट चेंज द सेल बिहेवियर ऑफ द रिसीविंग टिश्यू, दैट इज द रिस्पॉन्डर।
Not all the tissues are capable of responding to the signal produced by the inducer. Only the tissues that have the ability to respond can be induced. अब अगर एक सेल, सपोज करो ये एक सेल है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेल्स को अफेक्ट करे, सिर्फ एक स्पेसिफिक या कोई स्पेसिफिक सेल ही होगा जो इससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये तो इंड्यूसर है क्योंकि ये कुछ सिक्रीट कर रहा है, लेकिन इसके इंड्यूस करने से कौन सा सेल इफेक्ट हो रहा है वो सेल क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डर। और ज़रूरी नहीं है कि सारे सेल्स रिस्पॉन्डर हों। The ability to respond is called competence, which is an acquired condition. Induction involves influencing of a set of cells by another set of cells or a cell so that the behavior of the influenced cells changes. तो एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो है वो दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल को अफेक्ट कर रहे हैं. However, only those target cells can be influenced by induction that are competent to respond to the influence. जो सेल, जिन सेल के अंदर कॉम्पिटेंस है या जो सेल्स कॉम्पिटेंट है वही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. The development of the vertebrae eye is good example of embryonic induction. Often one induction event is necessary for the target to induce another target tissue, leading to cascade of induction event. और जो induction event होते हैं वो cascade में होते हैं, मतलब कि चेन में एक चीज़ अफेक्ट होगी, फिर वो दूसरे को अफेक्ट करेगी, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन. So this is how embryonic induction will take place. एग्जाम्पल की अगर हम डिटेल में बात करें, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ आई इज इनिशिएटेड, टू बल्जेस आर सीन इन द ब्रेन. यहाँ पे एक डायग्राम भी है कि यहाँ पे दो बल्जेस जो हैं वो दिखेंगे हमें. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ आई इज इनिशिएटेड, टू बल्जेस आर सीन इन द ब्रेन दैट अप्रोच द सर्फेस ऑफ एक्टोडर्म इन द हेड रीजन. द हेड एक्टोडर्म इज कॉम्पिटेंट टू रिस्पॉन्ड टू द पैराक्राइन फैक्टर्स रिलीज बाय ब्रेन बल्जेस दैट आर ऑप्टिकल वेसल्स. तो बेसिकली ब्रेन से जब कोई सिग्नल रिलीज हुआ तो हेड के अंदर जो सेल्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, और रिस्पॉन्ड करके वहाँ पे बल्जेस डेवलप हुए, और वो बल्जेस जो थे वो लेटर ऑन क्या बन गए, ऑप्टिक वेसिकल्स. द हेड एक्टोडर्म सेल्स आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म द लेंस टिश्यू ऑफ द टेल. अब यहाँ पे जो हेड एक्टोडर्म है उसको इंड्यूस करा गया क्या बनाने के लिए, लेंस टिश्यू बनाने के लिए. द जीन्स फॉर एक्सप्रेसिंग द लेंस प्रोटीन आर एक्टिवेटेड. द प्रोस्पेक्टिव लेंस सेल इन टर्न secrete another paracrine factor that instruct the optical vessel to form the retina. हमने कहा ना कि कैस्केड ऑफ इवेंट चलता है कि अगर एक इवेंट शुरू होता है तो दूसरा. सबसे पहले यहाँ पे एक्टोडर्म सेल्स को इंड्यूस करा गया कि लेंस बनाओ. अब जब लेंस बनना शुरू हो गया तो लेंस ने इंड्यूस करा शुरू करा, मतलब पैराक्राइन फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स और केमिकल सिक्रीट करे जिन्होंने कहा कि अब लेंस बन गया, अब क्या बनाने की ज़रूरत है, retina. The two cell types that co-construct the eye induce each other. Important part is that the head ectoderm is the only region in the embryo that is competent to respond to the instruction from the optic vesicle signal. अब यहाँ पे जो सेल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो टिश्यू रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, कॉम्पिटेंट. तो यहाँ पे जो हेड के एक्टोडर्म थे वही कॉम्पिटेंट थे, इसीलिए ये चेंजेस हमें वहाँ पे दिख रहे थे. ठीक है. द सेम एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन इन Xenopus levis embryo show that if optic vesicle is placed in another part of the head ectoderm, it can still induce the lens tissue. But if the optic vesicle is implanted anywhere else, say underneath the trunk ectoderm, it will fail to induce the lens tissue. अगर हेड के अंदर ही कहीं पे इंडक्शन करी जाएगी तो लेंस डेवलप हो रहा था, लेकिन अगर हेड की जगह किसी बॉडी के किसी और पार्ट में ये इंडक्शन ट्राई करी गई तो ये नहीं हुआ. तो इसका मतलब जो हेड था वो कॉम्पिटेंट था, हेड के अंदर एक कॉम्पिटेंस था, तभी उसने रिस्पॉन्ड करा. ठीक है. सो दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे हमें दिख रहा है धीरे धीरे करके वेसिकल्स जो है वो डेवलप हो रही है. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इज दैट इंड्यूसर टिश्यू इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय द रिसीवर टिश्यू एज वेल. जब कोई टिश्यू इंड्यूस करता है दूसरे को तो ये हो गया इंड्यूसर, और जिसने रिस्पॉन्ड करा उसको हमने क्या बोल दिया, रिस्पॉन्डर, या फिर हमने बोल दिया रिसीवर. रिसीवर भी इंड्यूसर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट एक्सर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, once the lens is formed, it induces the optical vessel to become optic cup, and the walls of the optic cup become distinguished to form two layers, the natural retina and the pigmented retina. और इस तरीके की इंडक्शन को हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल इंडक्शन.
नेक्स्ट है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल, फेजी का मतलब डेथ। तो सेल अपने आप को जब लाइज कर लेता है तो उसको बोल देते हैं ऑटोफेजी। इज अ फॉर्म ऑफ सेल डेथ प्रोसेस बाय विच लाइसोसोम हेल्प टू मेंटेन हेमोस्टेसिस थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ द सेल्स ओन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये एक हेमोस्टेसिस मतलब एक बैलेंस बनाने का तरीका है। जब सेल, क्योंकि सेल्स के अंदर भी एजिंग होती है, सेनेसेंस होती है, तो उस टाइम पे सेल ऑटोलाइज हो जाता है, ऑटोफेज हो जाता है और अपने ही ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस से रिसाइकिल करता है। The role of autophagy in cell death can be autophagy associated cell death, where induction of autophagy accompanies apoptosis or some other cell death pathway. Mediated cell death, whereas autophagy pathways activate apoptosis pathway. Autophagy dependent cell death which occurs independent of both apoptosis and necrosis. तो बेसिकली ये दो तीन टाइप से हो सकती है। ये एसोसिएटेड सेल डेथ भी हो सकती है, ये मीडिएटेड सेल डेथ भी होती है, या फिर ये डिपेंडेंट सेल डेथ भी होती है। ऑटोफेजी जो है मतलब सेल का खुद को ख़त्म करना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल जीन्स विच इफ़ लॉस्ट कैन रिजल्ट इन सम कैंसर्स। क्योंकि उस केस में सेल जो है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और जिसकी वजह से सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, वो पॉलीफ्रेट करता रहेगा। ठीक है, सो देर इज ऑल्सो वन मोर पैराग्राफ। अगर आप चाहो टू बिल्ड अप योर आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है ऑटोफेजी एक फॉर्म का सेल डेथ प्रोसेस है जहाँ पे लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बैलेंस बनाने के लिए, सेल के ऑर्गेनिक मटेरियल को रिसाइकिल करने के लिए सुसाइड बैग्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, so there are three main forms of autophagy known as macroautophagy. Macroautophagy के अंदर क्या होता है? referred to as autophagy. Microautophagy that involve the transfer of the cytosolic cargo directly into the lysosome through membrane invagination एंड chaperones mediated autophagy. मैक्रो ऑटोफेजी तो वही हुई कि सेल ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। माइक्रो ऑटोफेजी का मतलब क्या हुआ कि सेल ने अपने साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल था वो लाइसोसोम के अंदर भेज दिया। और तीसरी है chaperone mediated autophagy, जहाँ पे प्रोटीन्स जिनको हम chaperones बोलते हैं वो लाइसोसोम के अंदर जाके डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। मतलब पूरा सेल नहीं डिस्ट्रक्ट हो रहा, उसके कुछ chaperones डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ऑटोफेजी जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है काफ़ी सारे जीन्स के थ्रू। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटोफेजी आर इनक्लोजिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इन डबल और मल्टी मेम्ब्रेन वेसिकल डिलीवरिंग देम टू सेल्स नोन एज लाइसोसोम्स इन वन। तो बेसिकली अगर आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा हुआ होगा या उसमें क्या होता है, फैगोसोम और लाइसोसोम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और फैगोलाइसोसोम बन जाता है। तो फैगोसोम एक ऐसे वेसिकल होता है जो वो मटेरियल स्टोर करते हैं जिसको लाइज करना है और बाद में जाके लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से इसका पूरा फैगोसाइटोसिस होता है। तो दिस इज अ बेसिक प्रोसेस जिसको हमने स्टेप्स में बताया हुआ है कि कैसे ये फैगोसाइटोसिस हो रहा है। सो हेयर इज़ अ पिक्चर। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत क्लियरली शो करा हुआ है। हम फैगोसाइटोसिस में भी यही पढ़ते हैं। ये फैगोफोर बना, ये ऑटोफैगोसोम बना। ऑटो मतलब सेल्फ अपने ही सेल का फैगोसोम बना दिया, फिर उसको हम भेजेंगे किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, तो लाइसोसोम वैक्यूल के अंदर ये कंबाइन होगा और यहाँ पे ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ वर्टेब्रे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था जब हमने वर्टेब्रे के बारे में डिफरेंस पढ़ा। So the last question is short note है lymphatic organs. Some organs of pharyngeal origin usually considered to belong to lymphatic system. अब बहुत सारे organs होते हैं lymphatic organs पे हमने अलग से वीडियो भी करी हुई है इम्यूनोलॉजी वाले सेगमेंट में। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टॉन्सिल, एडेनॉइड, थाइमस ग्लैंड्स, या इनको हम लिम्फेटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स गार्ड द बॉडी बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेनिक सब्सटेंस। दे फिल्टर द टिश्यू फ्लूइड एंड प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट। Thymus gland has a role to play in some of the immunological reactions in the body. Pairs, patches and nodules or lymphoid tissues in the small intestine. अब यहाँ पे अलग अलग ग्लैंड्स की बात हो रही है। जैसे थाइमस ग्लैंड का भी इसमें रोल है, वहाँ पे भी लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है, especially numerous in the region of ileum. Some other organs related to circulatory system in the body are as follow, जैसे कि hemolymph, spleen. Hemolymph के अंदर क्या होगा? These glands of the body closely resemble lymph gland except that they enclose blood vessel rather than lymphatic. अब ये lymph glands की तरह ही है बट यहाँ पे blood flow भी कर रहा है।
They are called hemal nodes. They believed to play important role in the destruction of old and worn out corpuscles, also erythrocyte formation. Ruminating mammals have numerous hemal nodes, but their occurrence in man is डाउटफुल. तो ह्यूमंस के अंदर ये ज़्यादा नहीं होता, बट रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. उसके बाद आ जाता है स्प्लीन. द लार्जेस्ट लिम्फॉइड इन द बॉडी इज स्प्लीन. इट इज समटाइम कंसिडर्ड टू बी hemolymph gland since it is interposed in the bloodstream rather than a lymphatic vessel. क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन में भी बहुत सारा जो इराइथ्रो पोइटिक साइकिल होता है वो एंड अप हो रहा होता है, या जब आरबीसी सेन्यूसेंट हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो खत्म हो रही होती है. द ब्लड वेसल्स आर पेक्युलरली अरेंज इन द स्प्लीन सो दैट द ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फैगोसाइट, ताकि यहाँ पे जो ब्लड है, जो आरबीसीज है, वो मैक्रोफेजेस के कॉन्टैक्ट में आए, मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ करके डिसइंटीग्रेट कर दे और ख़त्म कर दे. तो बेसिकली आरबीसीज की जो सेल डेथ होती है, ठीक है, ये स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. ठीक है. Lymphocytes and plasma cells originating in thymus are later formed in large number in spleen. The spleen also serve as storehouse for erythrocytes. Spleen also produces antibodies which serve as defense system. But I would suggest कि अगर आप organs of lymphatic system की एक बार वीडियो जो है वो जाके चेक कर लोगे इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट में, then it will be more better. So with this we are done with the second part of this paper. Thank you for watching. Do subscribe, like, share, and most importantly, all the best for your exams and keep studying well. Thank you.